हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में। यानी कि वातावरण में इतनी ऑक्सीजन की मात्रा होते हुए भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या ऐसे कौन कौन से यंत्र है जिनके द्वारा अपन ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है, या दोस्तों जो ऑक्सीजन है उसको लिक्विड फॉर्म में क्यों रखा जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बस बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इन सबसे पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि हम श्वसन में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। जरा आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को सुन के उत्तर आया होगा ऑक्सीजन। दोस्तों, ये हमारा दोस्त नहीं है, हमें बचपन से यही पढ़ाया जा रहा है, हमें बचपन से यही सिखाया जा रहा है कि हम श्वसन में दोस्तों कौन सी गैस का ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, और वापस कौन सी गैस को छोड़ते हैं, अपन CO2 गैस को वापस त्यागते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे बताइए, क्या हमारे नाक पे कोई डोकरा बैठा है क्या डंडा लेके कि केवल और केवल भाई ऑक्सीजन ही अंदर आएगी, CO2 बाहर भाग, नाइट्रोजन वापस भाग? ऐसा है क्या? ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हम श्वसन में तो सारी गैसों को ग्रहण करते हैं, लेकिन उपयोग किसका करते हैं वो बात आती है, तब अपना उत्तर होता है ऑक्सीजन। हम तो साथियों सारे गैसों को ग्रहण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन भी ग्रहण करते हैं। अब वातावरण में मैं रूम में जिस रूम में बैठा हूं, या आप जिस रूम में बैठे हो, जहां पर भी बैठे हो, वहां पर ले रहे हो, सारी गैसें अंदर ग्रहण कर रहे हो, उसमें से आपकी ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन उसमें से आपकी 21% है। यानी उससे पहले थोड़ी बात करते हैं वातावरण में। देखिए सबसे ज्यादा आपकी कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कितनी मात्रा? लगभग 78%। दूसरी बात करें ऑक्सीजन दोस्तों, तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपकी है लगभग 21%, और CO2 ये तो है 0.03%। दोस्तों अदर्स गैसें लगभग 1% के अंदर आ जाएगी। यानी कि जब आप इन सभी गैसों को ग्रहण करते हैं, आप तो वातावरण में इन सभी गैसों को ग्रहण करते हैं, उनमें से आपके पास में केवल और केवल ऑक्सीजन कितनी दोस्तों? 21% ही ऑक्सीजन है। यानी कि आपने सारी गैसों को ग्रहण किया, इन गैसों को पृथक पृथक करने का कार्य कौन करता है? आपका लंग्स करता है, आपका फेफड़ा करता है। यानी कि इन गैसों को दोस्तों पृथक कौन करेगा? आपका लंग्स, आपका फेफड़ा ही करता है। ये काम दोस्तों किसका होता है? फेफड़ा होता है। अगर बात करूं 1 मिनट में लगभग आपकी जो नॉर्मल एक औसतन स्वस्थ व्यक्ति की जो श्वसन दर होती है वो होती है लगभग 14 से 16 के मध्य। कितनी होती है दोस्तों? 14 से 16 के मध्य। जैसे आपकी हार्ट बीट होती है कितनी? लगभग प्रति मिनट 72 बार। उसी प्रकार आपकी श्वसन दर दोस्तों कितनी होती है? लगभग 14 से 16। और 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति कितना दोस्तों? 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग 7 से 8 लीटर गैस को ग्रहण कर सकता है। कितनी गैस को? लगभग 7 से 8 लीटर गैस को वो ग्रहण करता है। अब सुनिए दोस्तों, और लगभग हम 24 घंटे में, कितने घंटे में? 24 घंटे में 11,000, कितनी दोस्तों? 11,000 लीटर गैसों को इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर ले सकते हैं। इतनी हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी होती है। अब देखिए फेफड़ों की एक बार में कैपेसिटी लगभग होती है कितनी? 500 मिलीलीटर होती है। ठीक है, आप छोटी सी बोतल लेके होंगे, उस बोतल के बराबर ही फेफड़ों क्या होती है? कैपेसिटी होती है। अब दोस्तों देखिए इन सारी गैसों को पृथक करने का कार्य किसने किया? यानी जो आपने सारी गैसें ली उसमें से ऑक्सीजन को ही रखना है, नाइट्रोजन को वापस भेजना है, आपकी CO2 को वापस भेजना है, ऑर्गन आ गई उसको भी वापस भेजना है। ये सारे कार्य कौन करता है? आपके लंग्स, फेफड़े ही करते हैं। दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं ऑक्सीजन की खोज। यानी कि जो हमारी जीवनदान ऑक्सीजन है, इसकी आज से लगभग 250 साल पहले, आज से लगभग 250 साल पहले 3 वैज्ञानिक थे। जोसेफ प्रिस्टले, दोस्तों क्या नाम है? जोसेफ प्रिस्टले, और दूसरा नाम है कार्ल विल्हेम, तीसरा नाम है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, इन तीनों ने दोस्तों लगभग 74 में ऑक्सीजन की दोस्तों खोज की थी। अब देखिए सारी गैसों को पृथक करने का कार्य आपका फेफड़ा करता है। लेकिन अब मुझे बताइए, जब फेफड़ा आप किसी बीमारी से संक्रमित हो जाता है, या फेफड़ों पर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आक्रमण कर देता है, तो फेफड़ों की दोस्तों जो पृथक करने की जो क्रिया होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। अब सोच रहे होंगे फेफड़ा, व्हाट इज फेफड़ा? फेफड़ा दोस्तों एक प्रकार से क्या आपका एक थैला है। क्या एक प्रकार से आपका थैला है जो क्या करता है? सिकुड़ता और फैलता है। जैसे सिकुड़ता है तो अंदर की गैसों को बाहर निकालता है, और जैसे ये फैलता है तो बाहर की गैसें अंदर प्रवेश करती है। एज इट इज आप समझ सकते हैं गुब्बारा। आपने गुब्बारा दोस्तों देखा होगा, जब आप गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो गुब्बारा आपका क्या होता है? फूलता है, और जैसे ही गुब्बारे के अंदर की हवा बाहर आती है तो गुब्बारा क्या होता है दोस्तों? वापस सिकुड़ जाता है। तो वैसे ही सिस्टम हमारे फेफड़ों में होता है। यानी कि जब फेफड़े आपके सिकुड़ते हैं तब गैसें अंदर, जब फैलते हैं तो गैसें बाहर। लेकिन दोस्तों जब फेफड़े, अपन एग्जांपल मानते हैं कोरोना वायरस के फेफड़ों पर क्या हो गया? अटैक हो गया। किसका अटैक हो गया? कोरोना वायरस का
अब फेफड़े जितना पहले सिकुड़ रहे थे, जितना पहले फैल रहे थे, उतना अब नहीं फैल पाते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो 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 जितनी गैसें अंदर प्रवेश करनी थी उतनी गैसें अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, और जितनी गैसें बाहर निकलनी चाहिए थी उतनी गैसें बाहर निकल नहीं पाती है। यानी कि दोस्तों सीधी सी बात है कि जब फेफड़े किसी संक्रमण हो जाता है या फेफड़ों में दोस्तों क्या किसी वायरस का अटैक हो जाता है, तो फेफड़ों की जो संकुचनशील और जो फैलने की प्रक्रिया वो क्या होती है, बाधित होती है। यानी सीधा मतलब ये हुआ कि हमारी श्वसन क्रिया दोस्तों क्या होती है, प्रभावित होती है। अब आप ये समझिए, एक अपन एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। माना कि भाई ऑक्सीजन कितना है, अपन मानते हैं 20% कितना है ऑक्सीजन का हिस्सा है, लेकिन अब मुझे बताइए 20 है वो लगभग 100 का 1/500 भाग है, 100 का 1/500 भाग है। यानी कि आप जब 5 घंटे गैसों को ग्रहण करते हो, 5 घंटे आपका फेफड़ा वर्क करता है, तो वो 1 घंटे के वर्क के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों मैं कहूँ कि आपने 5 घंटे काम किया, आपने दोस्तों क्या किया, 5 घंटे काम किया, और आपको सेठ ने कहा कि आपको 1 घंटे की मजदूरी मिलेगी, यानी कि 4 घंटे आपका एक्स्ट्रा वो काम हुआ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों क्या होता है, जब फेफड़ा 5 घंटे काम करता है तो लगभग 100% गैसों को, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर पाता है। अब सुनिए, क्योंकि अब बाकी के 4 घंटे उसने किसमें लगा दिए, बाकी के दोस्तों 4 घंटे फेफड़ों ने इन बाकी गैसों को अलग करने में लगा दिया, यानी कि नाइट्रोजन को अलग किया उसने, CO2 को अलग किया है, अदर्स गैस जो भी है इनको भी अलग किया। यानी कि ये जो फालतू का समय लग रहा है ये दोस्तों उसको क्या करता है, समय को बर्बाद करता है। यानी कि आगे सुनिए आप, लेकिन अगर कोई कोरोना का पेशेंट, माने कि भाई आप एकदम स्वस्थ व्यक्ति हो, तो आपका फेफड़ा लगभग 21% में ही काम चला लेता है। लेकिन दोस्तों अब आपका फेफड़ा, किसी फेफड़ों पर किसी का संक्रमण हो गया, तो संक्रमण के कारण फेफड़ा नॉर्मली नहीं फूल भरा, नॉर्मली सिकुड़ नहीं पा रहा, जिसके कारण अंदर गैसें बहुत कम आ रही है। जब गैसों के आने की सांद्रता साथियों बहुत कम होगी, और उसमें से भी आपको 20% ऑक्सीजन है, बाकी वाली तो फालतू की गैस है। इसलिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, जो कोरोना के पेशेंट होते हैं उनको साथियों किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है, और उसमें लगभग 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में लगभग 98% दोस्तों क्या होती है, आपकी शुद्ध ऑक्सीजन होती है। अब इसमें क्या करना होगा, फेफड़ों को फालतू का टाइम खराब नहीं करना होगा गैसों को पृथक करने में। यानी कि पहले से फेफड़े डैमेज है, अब इसमें से यानी कि 100% ही आपकी शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, तो फेफड़े इनमें से आराम से 20% को एब्जॉर्ब करके अपना काम चला सकते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जरा मेरे पास में एक ऐसी कोई मशीन होती जो मुझे ऑक्सीजन को अलग करके इसको दे देती, जिसके कारण ये व्यक्ति जो रोगी है इसको ऑक्सीजन को लेने में सुविधा प्रदान हो। लेकिन दोस्तों बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिसके द्वारा अपन वातावरण से ऑक्सीजन को फिल्टर किया जा सकता है। देखिए छोटी सी मशीन उपकरण है जिसका नाम है नेबुलाइजर। क्या नाम है, नेबुलाइजर। ये दोस्तों आप देख रहे हैं फोटो में, छोटा सा उपकरण है जो क्या करता है, वातावरण में से ऑक्सीजन गैस को अलग करके फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन इसका प्रयोग है वो अधिकतर दमा या फिर अस्थमा के रोगी ही करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका अधिकतर प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर किसी भी दवा को एक भाप बना के वाष्प के रूप में फेफड़ों के अंदर धकेलना होता है, वहां पर इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। और लगभग इसमें आपके 85 से 95% तक ये शुद्ध ऑक्सीजन बना के देता है। लेकिन कोरोना के मरीजों के लिए ये इतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि कोरोना के एक मरीज को लगभग प्रति मिनट 40 से 50 लीटर गैस की आवश्यकता होती है। लगभग 40 से, हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कोरोना के पेशेंट को लगभग 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की साथियों क्या होती है, आवश्यकता होती है। दूसरी बात करें, दूसरा अपने पास में है ऑक्सीजन कंसल्टर। क्या है, ऑक्सीजन कंसल्टर। इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन कंसल्टर के द्वारा भी अपन ऑक्सीजन गैस को अलग करके, यानी कि ऑक्सीजन गैस को पृथक किया जा सकता है। यानी कि वातावरण से सारी गैसों को लेगा और उनमें से केवल ऑक्सीजन को ही रखेगा, बाकी सारी गैसों को वापस बाहर ऊपर त्याग देगा। यानी कि दोस्तों इसके द्वारा लगभग प्रति मिनट 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया जाता है। कितने, लगभग 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया जाता है। ये अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। इनको आप बैटरी से या फिर विद्युत से आप चला सकते हो, और ये कभी न रुकने वाली मशीनें भी कहा जाता है, क्योंकि जब आपके पास बैटरी है, जब आपके पास बिजली है, विद्युत है, तो इसको आप चला सकते हो और लगभग इतनी ये प्रति मिनट ऑक्सीजन है वो क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका प्रयोग आईसीयू में नहीं किया जा सकता। आईसीयू का मतलब यह है, एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही शानदार वार्ड होता है जिसमें हर सुविधाएं डॉक्टर उस रोगी को दी जाती है, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि गहन चिकित्सा इकाई। तो आईसीयू में क्यों नहीं रखा जाता, तो दोस्तों देखिए, क्योंकि ये लगभग ऑक्सीजन बहुत ही कम क्रिएट कर पाता है, और उस आईसीयू में व्यक्ति को बहुत ही अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इतना इसमें प्रेशर भी नहीं होता है। क्योंकि कोरोना का पेशेंट लगभग 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की उसको क्या होती है दोस्तों, आवश्यकता होती है। तीसरी बात सुनिए दोस्तों, कि जैसे कि जो गाड़ियों के टायर वगैरह होते हैं, उन टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, देखो ऑक्सीजन नहीं भरी जाती, उसमें देखो आपकी गैस भरी जाती है नाइट्रोजन गैस।
कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। और देखिए जो आपके चिप्स के पैकेट आते हैं, किसके पैकेट? चिप्स के पैकेट, बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, नमकीन जो भी पैकेट है, इन सारे पैकेटों में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके नाइट्रोजन गैस का ही प्रयोग किया जाता है, ताकि आपकी जो सामग्री है वो खराब नहीं हो। अब दोस्तों जो भी उद्योग होते हैं, जो भी फैक्ट्रियाँ होती है चिप्स बनाने वाली, नमकीन बनाने वाली, उनके पास में नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए उसके पास में नाइट्रोजन जनरेटर होते हैं। और दोस्तों वो जनरेटर क्या करते हैं? वातावरण से सारी गैसों को ग्रहण करते हैं और उन गैसों में से केवल और केवल ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। यानी कि रखते हैं किसको? केवल और केवल नाइट्रोजन गैस को ही अपने पास रखते हैं। यानी कि इनके पास में फिल्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? फिल्टर होता है। इस फिल्टर के माध्यम से ये गैसें क्या होती है? अलग हो जाती है। यानी कि इसमें से गैसें आई तो ऑक्सीजन को ये वापस वातावरण में छोड़ देता है, CO2 है जिसको वापस छोड़ दिया, लेकिन इसने किसको रख लिया? आपके नाइट्रोजन को ही रख लिया। और यही नाइट्रोजन क्या करती है? इसको फिर अलग से बड़े से टैंक में इकट्ठा कर लेता है, वहां से आपके टायरों के अंदर इसको भर दिया जाता है। यानी कि दोस्तों नाइट्रोजन एक प्रकार की गैस है जिसका प्रयोग आप वाहनों के टायरों में कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी हम अपन ऑक्सीजन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से भी अपन ऑक्सीजन को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? जो ये फिल्टर है, इस फिल्टर को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स का मतलब इसको बदल दीजिए। ऐसा फिल्टर लगाइए जो केवल और केवल दोस्तों किसको ग्रहण करे? जो ऑक्सीजन को ग्रहण करे, बाकी वाली गैसों को वापस बाहर निकाले। नाइट्रोजन होगी, आपकी CO2 होगी, इन सभी गैसों को वापस ऑक्सीजन, इन सभी गैसों को वापस वातावरण में त्याग दें और केवल किसको इकट्ठा करें? ऑक्सीजन को इकट्ठा करें। तो साथियों वापस अपने ऑक्सीजन की दोस्तों क्या हो सकती है? पूर्ति हो सकती है। यहां तो आपने देखा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में क्यों रखा जाता है और फिर अपन बात करेंगे ऑक्सीजन का निर्माण कैसे किया जाता है। अब दोस्तों थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का प्रयोग हमारे श्वसन के अलावा कहाँ पे होता है। देखिए ऑक्सीजन का सबसे अधिक जो प्रयोग है वो होता है आपके स्टील उद्योग में। कहाँ पे होता है दोस्तों? स्टील उद्योग में। और दूसरी बात, विभिन्न प्रकार की आपकी जो फैक्ट्रियां हैं, आपके औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। दूसरी बात, अगर कोई गोताखोर समुद्र में डुबकी लगा रहा है तो वहाँ भी ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, या कोई व्यक्ति ग्लेशियर पे जा रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहा है तो भी उसमें ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। या दोस्तों बात करें कोई बड़ी सी खदान है, यानी कि कोयले की खान है, तो उस खान में बाहर से पाइपों के माध्यम से अंदर ऑक्सीजन गैस को भेजा जाता है, ताकि अंदर जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनकी श्वसन प्रक्रिया में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो। अब दोस्तों बात करते हैं ऑक्सीजन का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, यानी कितना टेम्परेचर रख के ऑक्सीजन को अपन अलग कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन कितने टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी। देखिए दोस्तों वातावरण में काफी सारी गैसें पाई जाती है, यानी कि आपने CO2 को भी लिया, आपने नाइट्रोजन को भी लिया, आपने जिनोन को भी लिया और आपने किसको लिया? आपने क्रिप्टॉन को भी लिया। यानी कि आपने सारी गैसों को एक बक्से में क्या किया? इकट्ठा किया। उसमें से देखिए आप इसका क्या करते हो? टेम्परेचर डाउन करते हो, यानी कि आप इसका तापमान ठंडा करते हो। इन गैसों को क्या करते हो? आप ठंडा करते हो। ज्यों-ज्यों ठंडा करते हो तो माना कि आपने टेम्परेचर किया -108 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही ठंडा होता है इस पात्र का टेम्परेचर दोस्तों कितना हो जाता है? 108 डिग्री जैसे टेम्परेचर होगा तो इसमें से आपकी जिनोन गैस है वो किसमें बदल जाएगी? आपके लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी। और वहां से जैसे लिक्विड में बदलेगी तो ये बहने लगेगी और इसको अलग कर लिया जाएगा। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर इसका 108 हुआ तो जिनोन गैस अलग होगी। बिल्कुल सही बात है। फिर आपने टेम्परेचर कम और किया तो लगभग आपका टेम्परेचर गया -153 डिग्री सेंटीग्रेड। तब आपने कौन सी गैस को अलग कर लिया? आपने क्रिप्टॉन गैस को अलग कर दिया। यानी कि जैसे ही -153 डिग्री इसका टेम्परेचर पहुंचा तो इसमें से लिक्विड फॉर्म में कौन बदलना शुरू हो गया? आपकी क्रिप्टॉन गैस है वो लिक्विड फॉर्म में बदलना शुरू हो गया। तो फिर इसमें से मैंने इस लिक्विड को भी अलग कर दिया। फिर दोस्तों देखिए जैसे ही मेरा टेम्परेचर है 100 लगभग 83 या फिर 185 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास पहुंचता है तो जो इसमें ऑक्सीजन थी वो साथियों लिक्विड फॉर्म में बदलना शुरू हो जाती है। यानी कि 185 डिग्री टेम्परेचर पर आप किसको अलग कर सकते हो? ऑक्सीजन गैस को। दोस्तों ये माइनस में, इसका मतलब वो ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होगा। तो जैसे ही इस पात्र का टेम्परेचर -185 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो जो इसमें ऑक्सीजन थी वो साथियों किसमें बदलना शुरू होती है? लिक्विड में। और फिर इस ऑक्सीजन को क्या कर देता है? अलग कर लिया जाता है। अगर मुझे नाइट्रोजन गैस चाहिए तो मैं टेम्परेचर और कम करूंगा, जब मुझे नाइट्रोजन नहीं चाहिए तो मैं और कम नहीं करूंगा। यानी कि नाइट्रोजन है वो आपके 195 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में बदलती है। अब देखिए इस ऑक्सीजन को अपन क्या करते हैं? लिक्विड फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन किसके रूप में? द्रव में रूप में, या अपन कह सकते हैं लिक्विड के रूप में। दोस्तों आपने घरों के अंदर सिलेंडर देखे होंगे, गैस सिलेंडर, उसमें भी जब गैस भरी जाती है तो वो गैस आपके किस में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे वो बाहर आप आग जलाते हो उसमें वो गैसीय अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में? लिक्विड फॉर्म है, यानी कि द्रव अवस्था में। दोस्तों द्रव अवस्था में क्यों भरते? इसका कारण ये है कि माना कि ये मेरे पास नॉर्मल बोतल है और मैं इसके अंदर गैस भरा, वो गैसीय अवस्था में, यानी कि उसकी कौन सी अवस्था? वाष्प या गैसीय अवस्था में। तो दोस्तों बहुत कम गैस इसके अंदर आ पाएगी। लेकिन अगर इसी गैस को मैं लिक्विड फॉर्म में भरता हूँ तो इसमें लगभग इसी बोतल में पहले वाले की तुलना में 80 गुना ज्यादा गैस को इकट्ठा किया जा सकता है। कितने गुना दोस्तों? 80 गुना ज्यादा इकट्ठा किया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों इसलिए ऑक्सीजन को किस में रखते हैं? लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, ताकि 80 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का
परिवहन किया जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब दोस्तों क्या होगा, अब ऑक्सीजन का लिक्विड फॉर्म में परिवहन करने के लिए अपने पास में एक विशेष प्रकार का वाहन होना चाहिए। आप फोटो में देख रहे हो वाहन, जिस वाहन को अपन कहते हैं क्रायोजेनिक टैंकर। दोस्तों क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक टैंकर। दोस्तों क्रायोजेनिक का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसका टेम्परेचर लगभग है 150 डिग्री से कम होता है, उसे अपन कहते हैं क्रायोजेनिक। यानी आप देख रहे हैं इस टैंकर के पीछे छोटी सी मशीन लगी होती है, जिसको बंद किया बॉक्स में, उस मशीन के अंदर दोस्तों क्या लगा होता है, उस मशीन के अंदर आप इनका जनरेटर या मोटर कह सकते हैं, जो क्या करती है इसका टेम्परेचर मेंटेन करती है, यानी कि -185 डिग्री सेंटीग्रेड ही तापमान बनाए रखती है इस पूरे टैंकर का। इसीलिए दोस्तों इसका परिवहन करने के लिए विशेष प्रकार के टैंकर की अपन को आवश्यकता होती है, जो नॉर्मल गाड़ियां होती है उनके द्वारा अपन इसको परिवहन नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे इस टैंकर के एक टैंकर से क्या होगा। अरे दोस्तों एक टैंकर से लगभग अपन 70,000 ऑक्सीजन के सिलेंडर भर सकते हैं एक टैंकर से, यानी कि लगभग एक टैंकर से कितने 70,000 ऑक्सीजन के सिलेंडर भर सकते हैं। और एक सिलेंडर की लगभग आपकी कैपेसिटी होती है लगभग 3,000 से 5,000 लीटर तो होगी ही होगी। लेकिन सिलेंडर दोस्तों बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, उनकी अलग अलग साइज के अनुसार अलग अलग रेट होती है। ठीक है, तो यानी कि देखिए ऑक्सीजन को दोस्तों आप किसके रूप में परिवहन करते हैं, आप लिक्विड के रूप में परिवहन करते हैं। भारत के पास में ऑक्सीजन की साथियों कमी नहीं है, कमी बस ये है कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करें। हमारे पास इतने उपकरण नहीं है, हमारे पास इतने साधन नहीं है, या हमारे पास विशेष प्रकार के टैंकर नहीं है इतने कि जिनका अपन क्या कर सके, परिवहन कर सके। अभी तक भारत के पास में लगभग 7,000 इस प्रकार के है जिनके द्वारा पूरे भारत में सप्लाई नहीं हो पा रही है साथियों। इसके कारण भारत ने एक ऑक्सीजन ट्रेन की शुरुआत की है। दोस्तों किसकी शुरुआत की है, ऑक्सीजन ट्रेन की शुरुआत की है। और इस ट्रेन के अंदर क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन के टैंकर है दोस्तों उनको क्या किया जाएगा, रेलगाड़ी यानी अपन कहते हैं मालगाड़ी, तो उस गाड़ी के ऊपर इन टैंकरों को रख दिया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, अलग अलग क्षेत्र में इस रेलगाड़ी के द्वारा टैंकरों को लेके जाके वहां से ऑक्सीजन की क्या की जा सकती है दोस्तों, सप्लाई की जा सकती है। और साथियों सुनिए, और लगभग यानी कि जो हमारे वायु सैनिक है, यानी जो वायुसेना है, वो भी अपने इस जो एयरक्राफ्ट है उनके द्वारा भी ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। लेकिन ध्यान दोस्तों सभी में जो टैंकर है, इन टैंकरों के अंदर ही ऑक्सीजन भरी जाती है। और सुनिए, जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो लिक्विड फॉर्म में ही होती है और उससे अपन क्या कहते हैं, LMO यानी कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। और लगभग एक कोरोना पेशेंट को प्रति मिनट कितनी दोस्तों 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब आप कल्पना कर सकते हो ऑक्सीजन की दोस्तों, मतलब एक पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की कितनी बड़ी कीमत है। जो ऑक्सीजन साथियों बाजार में बिक रही थी 2,000 रुपये में, वही ऑक्सीजन साथियों अब 10 से 20,000 रुपये में बिकने लगी है 2 घंटे की ऑक्सीजन। यानी कि 2 घंटे की ऑक्सीजन पहले जब 2,000 रुपये में बिक रही थी, वही ऑक्सीजन साथियों कालाबाजारी होने के कारण डिमांड ज़्यादा हो गया। और आपको पता है जब पीछे से फॉर्मेशन कम होगा और इसकी उत्पादन क्षमता कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो अपने आप रेट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो जिसके कारण 2,000 की रेट अब 10,000 20,000 रुपये में बिकने लगी है। तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी शुरू होगी, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, मिलने का वजह यह है कि ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पा रहा। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, यानी कि विभिन्न प्रकार के स्टील औद्योगिक क्षेत्र है, टाटा कंपनी है, उनके द्वारा भी सरकार को यानी कि हॉस्पिटल को बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। और बाहर जो देश है उन देशों के द्वारा भी हमें टैंकरों की सहायता मिल रही है, जिनके द्वारा हम क्या कर सके, आसानी से उन ऑक्सीजन का परिवहन कर सके। इसलिए दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। भगवान करे आपको ये सब सारी ऑक्सीजन की किल्लत है वो आपको देखनी नहीं पड़े, हम स्वस्थ हैं और हमारा फेफड़ा 21% में ही काम सलाह लेता है। घर के सदस्य आपके स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों आप है तो ये जहां बहुत खूबसूरत है, आपके और अपनों के बिना इस जहां में, इस संसार में कोई आनंद नहीं है। तो इसलिए अपना और अपनों का दोस्तों ख्याल रखें। जय हिंद, मिलते हैं एक नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ में।